हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने अपनी साइंस की सेकंड सेमेस्टर के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग बायलिंगुअली देख रहे थे और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पृथ्वी एवं आकाश, जिसमें हम अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे प्लैनेट्स के बारे में यानी कि सारे ग्रहों के बारे में देखा, सन के बारे में देखा, मून के बारे में देखा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी। और आज की इसी लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास तारामंडल एवं आकाशीय पिंड। यानी कि आज हम देखने वाले हैं, अगर मैं तारामंडल की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्स्टिलेशन और आकाशीय पिंड जो हमारे प्लैनेट्स और यानी कि जो हमारे ग्रह हैं, जो सन है और जो चांद है, जो मून है, उसके अलावा जो चीजें बसती हैं उन्हें हम बोलते हैं आकाशीय पिंड, जिनके अंदर आते हैं मीटियोर, मीट्रोइड्स, कॉमेट्स, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमें देखना है तारामंडल। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ आपको तारामंडल के कॉन्स्टेलेशंस के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। अब ये जो फोटोग्राफ्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने शायद अपनी एनसीईआरटीज में भी देखे होंगे, जो आपकी छोटी क्लासेस की एनसीईआरटीज हैं 6, 7, 8 की, वहीं से ये लिए गए हैं और उसमें ये गिवन भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, तारामंडल क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब हमारे आकाश में हम जानते हैं बहुत सारे अरबों खरबों हमारे पास तारे जो होते हैं वो होते हैं, कुछ हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमें दिखाई अपनी आंखों से नहीं दे पाते हैं। तो जब ये तारे इकट्ठे होकर एक विशेष प्रकार का समूह बना लेते हैं जिससे हम कोई आकृति को इमेजिन कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने शायद सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आकाश में बनने वाले जो हमारे प्रेजेंट जो तारे हैं, ठीक है, जब वो मिलकर एक मंडली बना लेते हैं, जैसे मिल लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो हमने उनको एक स्पेशल नाम दे दिया जिनको हमने बोला कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशंस को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि आप लोगों ने शायद हिंदी में नक्षत्र के बारे में सुना होगा, राशि के बारे में सुना होगा, ठीक है, जब बच्चा बर्थ होता है, जब बच्चे के घर में, तो उसके पैरे दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि वो कौन से नक्षत्र में हुआ है। या फिर जैसे कि आपने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए तो ये सब सुना ही होगा बहुत सारा कि जो कृष्ण जी का जन्म था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये नक्षत्र क्या है, ये कुछ नहीं है बल्कि हमारे तारामंडल ही है, ये हमारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनको हमने नाम दिए हैं स्पेशल, रोहिणी, इस तरीके से बहुत सारे नाम है हमारे पास तारामंडल के। तो आई होप कॉन्स्टेलेशन आपको समझ में आया कि एक स्पेशल समूह, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप स्टार्स का, ठीक है, जो कोई स्पेशल आकृति ले लेता है, स्पेशल फिगर ले लेता है, जिसको हम इमेजिन कर पाते हैं या आकाश में अलग अलग दिनों पर देख पाते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कॉमेट को, कॉमेट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धूमकेतु। धूमकेतु अभी क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास को देखा हो तो आपको वहां पे ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लैनेट है मार्स एवं जुपिटर, उसके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, यानी कि एक होती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। अब वहां पे क्या हुआ था, ऐसा माना जाता है कि जब हमारे प्लैनेट्स बन रहे थे, जब हमारा पूरा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो उस टाइम पे प्लैनेट्स के कुछ टुकड़े, ठीक है, बहुत सारे टुकड़े क्या थे, इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। अब वो प्लैनेट्स के टुकड़े, जब वो ग्रहों के टुकड़े, जब वो मिट्टी के डस्ट पार्टिकल्स, पत्थरों के टुकड़े जब वो इकट्ठे होते चले गए और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो क्या होने लगे, एक बेल्ट में घूमने लगे। और वो बेल्ट जो है कहाँ प्रेजेंट है आज हमारे सोलर सिस्टम में, मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। बट अब होता क्या है कि ये पत्थर घूमते रहते हैं, बट किसी वजह से अगर ये उस बेल्ट से बाहर आ गए, उस एरिया से बाहर आ गए, तो होता क्या है, ये तीन चीजें बना सकते हैं, या तो मीट्रोइड्स या मीटियोर्स या फिर कॉमेट्स। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये तीनों क्या होते हैं, क्या इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉमेट की बात करूं तो कॉमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप लोगों ने शायद टूटते तारे के बारे में सुना होगा बहुत बार। अगर आपने एक पिक्चर देखी हो कि कुछ होता है जिसमें शाहरुख खान है, काजोल है और रानी मुखर्जी हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, टूटते तारे को देख के विश मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम टूटते तारे को देख के विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो ये आखिर टूटता तारा है क्या, यही है स्टूडेंट्स हमारा कॉमेट। तो होता क्या है कि जब हमारे कुछ जो पत्थर जैसे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जब वो उस बेल्ट में से निकल के, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने की वजह से होता क्या है कि घर्षण इतना ज्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उसमें बर्न होने लगते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, उसे हमारे सोलर सिस्टम के आसपास बर्न होने लगते हैं। और जब ये हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये टूटा हुआ तारा है। तो स्टूडेंट्स, ये टूटा हुआ तारा और कुछ नहीं है बल्कि कॉमेट है। ऐसा नहीं है कि हमारे आकाश में क्या है कि तारे टूट टूट के गिर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तारा बनता है या खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टूट टूट के गिर रहा होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको आज ये जो कॉमेट का, टूटते तारे का जो कॉन्सेप्ट है आज आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद
अब हम बढ़ते हैं मीटरॉइड्स और मीटियोर्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मीटरॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो हमारी पृथ्वी तक आ जाते हैं और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जल के खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे पत्थर जो हमारी धरती तक आ जाएंगे, ठीक है, और धरती से टकरा जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मीटरॉइड्स। बट ऐसे पत्थर जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, उनको हम बोलते हैं मीटियोर्स। जैसे कि कई बार ऐसा आज भी हमारे अर्थ पे ऐसी कई सारी जगहें हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे क्या है कि हमारी अर्थ से बहुत सारे मीटरॉइड्स टकराए हैं और वहां से कुछ कुछ चीजें बनी हैं। जैसे कि अगर मैं अपने इंडिया की ही बात करूं तो जो लोनार झील है हमारे यहाँ, कहाँ पर है वो? महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स। तो ये जो लोनार झील है ये एक मीटरॉइड के टकराने से ही बनी हुई है, ठीक है। और आज भी इसमें इतने सारी चीजें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जिसपे आज भी साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपने शायद न्यूज में सुना भी होगा कि जो लोनार झील होती है, लोनार लेक है, वो टाइम टू टाइम अपना जो कलर है वो चेंज करता रहता है, पानी का टेस्ट चेंज होता रहता है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आज भी इसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या देखना था, मीटरॉइड्स क्या होते हैं? जो हमारी जो ये क्षुद्र बेल्ट से, ठीक है, जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहां से जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, छोटे छोटे जो ग्रह यानी कि ग्रहों के टुकड़े हैं, जब वो आके हमारी धरती से टकरा जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीटरॉइड्स, और जो नहीं टकरा पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स। तो सिंपली क्या होते हैं, ये हमारे पास पत्थरों के टुकड़े होते हैं। चलिए, इसके बाद अब हमें जो यहाँ पे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे एक्लिप्स। लेकिन एक्लिप्स को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज और समझनी है, जिसको हम बोलते हैं छाया, जिसको हम बोलते हैं छाया, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करूं तो शेडो, शेडो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आखिर शेडो हमारी कैसे बनती है। तो जब कोई लाइट का सोर्स, लाइट किसी सोर्स से लाइट आ रही होती है, बट उसके रास्ते में अगर कोई ओपेक चीज आ जाती है, ओपेक चीज हम उन चीजों को बोलते हैं स्टूडेंट्स जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा हाथ, ठीक है, कि क्या है, एक ओपेक चीज है, मतलब अगर लाइट आएगी इससे टकराएगी, इसी वजह से आपको दिखाई भी दे पा रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं देखूं सन की लाइट में तो मेरी पृथ्वी पर जो है मेरे हाथ की शेडो बनेगी। तो शेडो किन चीजों की बनती है? जो ओपेक होती हैं, यानी कि जिनसे लाइट आर पार नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या बना देती हैं, शेडो बना देती हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर आपकी विंडो होगी वो ग्लास की होगी, शीशे की होगी, तो उसकी कोई शेडो नहीं बनेगी। बट अगर आपकी विंडो के बीच में क्या लकड़ी की रॉड्स लगी हुई, स्टील की रॉड्स लगी हुई, तो उनकी शेडो बनती है। क्यों? क्योंकि वो कैसी है, हमारी ओपेक सब्सटेंस है, ओपेक चीजें, यानी कि जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो वो क्या बना देती है, शेडो बना लेती हैं। जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में तो आपकी शेडो बनती है धूप में, शाम को अगर आप पार्क में खेलने जाते हैं तो आपकी शेडो बनती है, अगर धूप उस टाइम पे, सन उस टाइम पे प्रेजेंट है तो आपकी शेडो बनेगी। तो सिंपली शेडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर लाइट के सोर्स के बीच में और ओपेक सोर्स के बीच में कोई ओपेक चीज आ जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या, उसकी वो छाया जो है हमें जमीन पे दिखने लगती है, एक फिल्म की स्क्रीन पर दिखने लगती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, यहाँ पे हमें शेडो के कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करना है, किसको, अपने सोलर एक्लिप्स को, लूनर एक्लिप्स को, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। तो आपने सुना ही होगा कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण आता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक तरह से अगर हम माइथोलॉजिकली बात करें कि क्या हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया है, ठीक है, यानी कि जो राहु केतु है उन्होंने हमारे सूर्य को ढक लिया है। बट साइंटिफिकली अगर हम देखें तो क्या होता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज, हम लोगों ने जब अपना ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो सन है और मून है, ठीक है, दोनों अलग अलग साइज के हैं। जो हमारा सन है वो बहुत 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 बड़ा है, ठीक है, जो हमारा मून है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। बट स्टिल अर्थ से देखने पर, जब हम यहाँ पे खड़े होकर अपनी धरती से देख रहे हैं तो हमें दोनों ही सेम साइजेस के दिखाई देते हैं, कुछ ज्यादा अंतर हमें नहीं दिखाई देता। अगर मैं एक फुल मून की बात करूं, यानी कि जब पूर्णिमा की रात होती है, तो अगर उस रात के चांद की बात करूं और मैं अपने सन की बात करूं तो लगभग हमें ऐसा लगता है कि दोनों सेम साइजेस के ही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, हम लोगों ने छोटे बचपन में कॉन्सेप्ट देखा है, समझा भी है, हम इसको डेली फील भी करते हैं। अगर कोई चीज स्टूडेंट्स हमसे बहुत दूर है तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, कोई चीज हमारे पास है तो वो हमें बड़ी दिखाई देगी। सेम यही चीज, यही लॉ हमारे फॉलो होता है सन और मून पर। यानी कि जो सन है स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ा है बट हमसे वो बहुत दूर भी है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो हमें छोटू सा दिखाई देता है। और जो मून है वो कंपैरेटिवली हमारी अर्थ के पास है, छोटा होते हुए भी उसका साइज हमें कंपैरेबल, हम सन से उसको बना सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर नहीं भी करा हो तो आज आप घर पे करना, अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे कर लेना, ठीक है। अगर आप सन पे इस तरीके से, मान लीजिए सन आपको विंडो से या गेट से कहीं दिखाई दे रहा है और मैं सन पे इस तरीके से हाथ रखूं, ठीक है, इस तरीके से अपना हाथ आगे ले आऊं, तो जो मेरा सन है स्टूडेंट्स वो मेरे हाथ से पूरा कवर हो जाएगा। बट क्या एक्चुअल में मेरा हाथ सन को कवर कर सकता है? तो नहीं। लेकिन वो सन हमसे इतना दूर है कि उसकी जो, वो हमें छोटू सा दिखाई दे रहा है, और छोटू सा दिखाई देने की वजह से हो क्या रहा है कि मेरा हाथ उसे कवर कर पा रहा है।
यही सेम चीज क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे इन सोलर और लूनर एक्लिप्स में होती है। तो पहले समझते हैं कि लूनर एक्लिप्स क्या है, चंद्र ग्रहण, यानी कि जब हमें चांद नहीं दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स होता क्या है यहाँ पे चंद्र ग्रहण में कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो क्या होती है, सन और हमारे मून के बीच में आ जाती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। ये पिक्चर मैं फिर से बता दूं आपको, फिर से आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, आपने जरूर इसे अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा। तो अब लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, हम जानते हैं कि जो मून है स्टूडेंट्स उसकी कोई अपनी लाइट तो है नहीं, वो किसकी वजह से चमकता है, वो तो सन की लाइट की वजह से चमकता है। अब अगर सन की लाइट उसे किसी वजह से नहीं मिल पाएगी तो हमें जो चांद है वो नहीं दिखाई देगा। तो यही होता है हमारे लूनर एक्लिप्स में। होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या होती है, हमारी मून और सन के एग्जैक्टली बीचों बीच आ जाती है, जिसकी वजह से मून को कोई भी लाइट, चांद को कोई भी लाइट नहीं मिल पाती और चांद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये है मेरा सन, मान लीजिए ये है मेरा सन। अब हम जानते हैं इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से एक्सेस बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अर्थ की बात कर लेती हूँ। ये मान लीजिए मेरी अर्थ है, और अब इस अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा मून। ये छोटू सा है हमारा मून, ये है हमारी अर्थ, और ये है हमारा सन। तो अब सन रेज अगर डायरेक्टली इस मून के पास नहीं पहुंच पाएंगी तो मून हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, और यही होता है स्टूडेंट्स हमारा चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। यानी कि जब मेरी पृथ्वी मून के और सन के यानी कि चांद के और सूर्य के बीच में आ जाती है तभी होता है हमारा लूनर एक्लिप्स, यानी कि हमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जब हमें चांद दिखाई देना बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा कब होता है, ये होता है पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को, यानी कि जब होता है हमारा फुल मून, जिस दिन आपको पूरा चांद आसमान में दिखाई देने वाला होता है, उसी दिन जो ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण होता है, उसी दिन वो हमें दिखाई देता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की लूनर एक्लिप्स आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं शेडो वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं तो यहाँ पे क्या होती है कि अर्थ की शेडो में ना ये मून जो है हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। अर्थ की शेडो इसके ऊपर बन रही होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक दिखाई देता है, ठीक। तो यही है कॉन्सेप्ट हमारे एक्लिप्स का। अब यही सेम चीज किसमें फॉलो होगी, यही सेम चीज हमारी फॉलो होगी सोलर एक्लिप्स में, यानी कि सूर्य ग्रहण में, यानी कि सूर्य ग्रहण में। तो जैसे कि अब आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि जो चांद है वो किसके बीच में आ गया है, सन और पृथ्वी के बीच में, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ चुका है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मून की शेडो है वो किसके ऊपर बनती है, अर्थ के ऊपर बनती है, ठीक। और होता क्या है कि जब मून जो है तो वो छोटू सा, लेकिन उसने हमारे इस बड़े से सन को कवर कर लिया है, क्योंकि सन जो है हमसे बहुत दूर है, ठीक। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारे ये घूमते हैं, आपने देखा होगा जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो आप लोग न्यूज में जरूर देखते हैं, वैसे मना करा जाता है कि आपको नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं न्यूज के थ्रू या आप जो हमारी एक्सरे फिल्म्स होती हैं, ठीक है, आप उसके थ्रू उसको देख सकते हैं, बट नेकेड आई से हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि रेस काफी हार्मफुल होती हैं, ठीक। तो अभी क्या होता है कि एक बार आपको दिखाई देगा कि जो सन का साइज है वो छोटा हो रहा है, 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 ठीक है। अभी बिल्कुल सामने आ गया। अब जैसे ही मून यहाँ से हटेगा तो वो बड़ा होता आपको दिखाई देगा, बड़ा होता वो दिखाई देगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पूरा काम करता है। एक बार आया आया आया, पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया, फिर गया गया गया, और फिर से हमें सन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज हो रही है सोलर एक्लिप्स में और लूनर एक्लिप्स में। एक बार जो है धरती आगे आ रही है और एक बार जो है हमारा मून आगे आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो दोनों फिनोमेना है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है, यहाँ पे हमने कवर करा है, जिसमें हम लोगों ने अपने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में देखा। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताना भूल गई थी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी का नाम है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और अगर मैं हिंदी में बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है मंदाकिनी, 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 ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, अगर हमसे हमारी गैलेक्सी का नाम पूछ लिया जाए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी के अंदर आता है, मिल्की वे, तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, दूध गंगा, आकाश गंगा जैसे इसका नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट्स? तो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम है ना स्टूडेंट्स, हमारा जो गैलेक्सी है उसमें क्या है, बहुत सारे अरबों खरबों तारे हैं,
ठीक है। अभी जो गैलेक्सीज होती हैं स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्स में मूव करती रहती हैं। अब जब यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं तो वो ऐसा लगता है कि सफेद कलर का दूध किसी ने यूनिवर्स में बिखेर दिया है। इस वजह से हमारी जो गैलेक्सी का नाम दिया गया वो मिल्की वे गैलेक्सी दिया गया। तो जितना भी मेरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, समझने वाला पार्ट था, वो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे हो, पेपर्स उठा के देखी हो, तो वहां पे आपसे वो स्पेस सेंटर्स के नाम पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लिस्ट लेकर आऊंगी, वहां पे हम लोग सारे सेंटर्स के नाम देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट मिशन अभी तक लॉन्च हुए हैं। जैसे कि हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में वो आपसे चंद्रयान के बारे में कुछ पूछ ले, तो जितने भी रिलेटेड उनसे क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स की आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया और अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।